रिबॉर्न ऑफ माई डेविल पिया। एपिसोड 32। अगली सुबह सब लोग पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। अल हॉल के सोफे पर हमारी सनम मैडम अपना मुंह फुलाकर बैठी थी। अल क्योंकि अभिमन्यु आज सुबह से ही उसके साथ एक साया बनकर चल रहा था। अल क्योंकि वह जानता था अल उसके जरा से छूट देने पर सनम खुद को कहीं ना कहीं चोट जरूर पहुंचा देती। अल इसलिए अब वह कोई भी रिस्क लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। अल वही सोफे पर अभिमन्यु बैठा था अल और उसके बगल में ही सनम बैठी हुई थी। अल पूरे घर में पूजा की तैयारी हो गई थी। तभी सीढ़ियों से उतरती हुई नियति आती है अल जिसे एक मेहरून कलर का वेलवेट का लहंगा पहना हुआ था। अल वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अल एक बार को तो अभिमान की नजरें उसके ऊपर जमकर रह गई थी। पंडित जी जब अभिमान को बुलाते हैं तब जाकर उसकी नजरें नियति से हटती हैं। अभिमान अपनी जगह जाकर बैठ जाता है और निकिता और बाकी लेडीज नियति को अभियान के बगल में बिता देती हैं। नियति की शादी की रस्में बहुत सिंपल तरीके से हो रही थी। पहले जयमाला होती है फिर फेरे फिर सिंदूरदान मंगलसूत्र होने के बाद पंडित जी सबसे कहते हैं शादी संपन्न हुई। अब बच्चे को ले लिए नामकरण की विधि शुरू करते हैं। थोड़ी देर में पूरा परिवार बच्चे को लेकर आता है और सब लोग वहीं बैठे थे। पंडित जी पूजा करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि बच्चे का नाम से निकला हुआ है। सब लोग अभी नाम सोच ही रहे थे तभी पीछे से सनम की आवाज सुनाई देती है, आरव सिंघानिया। जैसे ही सब लोग पीछे पलटकर देखते हैं तो सनम उनके पास ही आ रही थी और वह बताती है कि उसने बच्चे का नाम आरव रखा है। आरव नाम सबको बहुत पसंद आता है और सब लोग छोटे बच्चों का नाम आरव रखते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद सब लोग पंडित जी को भोजन कर कर उन्हें विदा करते हैं। सब लोग परिवार वाले लंच करते हैं और उसके बाद सनम नियति को लेकर अभिमान के कमरे में चली जाती है। लेकिन इस वक्त नियति की गोदी में आरव भी लेटा हुआ था। वह टुकुर टुकुर अपनी प्यारी सी आंखों से नियति और सनम को देख रहा था। अभिमान नीचे अभिमन्यु के पास बैठा था। वही अभिमन्यु अभिमान को ऐसी कुछ बातें बताता है जिसे सुनने के बाद अभिमान का चेहरा काला पड़ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि काशी इतनी गिरी हुई लड़की थी जिसे वह आज तक पहचान नहीं पाया था। अचानक से हाल में किसी के दर्द में चीखने की आवाज सुनाई देती है। सब लोग हैरानी से देखते हैं तो रेहान अपनी बाहों में रितिका को उठाने घर से बाहर जा रहा था। अभिमन्यु रेहान के पीछे चला जाता है और अभियान को घर पर रहकर सनम और नियति का ख्याल रखने का बोल देता है। पूरा परिवार रेहान और रितिका के साथ हॉस्पिटल जा चुका था। अस्पताल में रितिका की चीज सुनाई दे रही थी जिसे सुनकर रेहान ने अपनी मुट्ठी बांध रखी थी क्योंकि अब रितिका की चीज उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। रितिका के दर्द से चीखने की आवाज बाहर सबको बेचैन कर रही थी। पूरा मित्तल परिवार रितिका के दर्द को जानकर हैरान परेशान था। वीरेंद्र जी ने काश का सुनीता जी का हाथ पकड़ रखा था क्योंकि उनकी बेटी इतनी दर्द में थी। लेकिन उन्हें एक बात की खुशी भी थी कि उनकी बेटी इस दुनिया में एक नई जिंदगी को जन्म देने वाली है। इसलिए एक तरफ उन्हें खुशी थी तो दूसरे तरफ उन्हें दर्द और तड़प भी हो रही थी अपनी बेटी के दर्द में होने की। तभी अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। सब लोग खुशी से देखने लगते हैं। अभी 10 मिनट बाद एक नर्स बाहर एक बच्चे को लेकर आती है और उसे अभिमन्यु के हाथ में देखकर कहती है मुबारक हो मिस्टर रावत, बेटा हुआ है। जैसे सब लोग सुनते हैं कि रेहान के बेटा हुआ है सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन निहाल न से सिर्फ एक चीज पूछता है, रितिका कैसी है, वह ठीक है, उसे दर्द तो नहीं हो रहा। नर्स और डॉक्टर रेहान की तरफ देखकर कहते हैं मिस्टर रावत आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा, आप उनसे मिल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आप अपने बेटे को देखिए। और वहां से अंदर रितिका के साथ सफाई करने के लिए चली जाती है। आज रावत फैमिली में खुशियों की बौछार हो गई थी। आज रावत फैमिली की एक पीढ़ी और आगे बढ़ गई थी। वहीं रेहान अपने बच्चों को अपने सीने से लगे उसे प्यार कर रहा था। वहीं अभिमन्यु का चेहरा चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, लेकिन क्या ये तो अभिमन्यु ही जानता था। 1 घंटे बाद ऋतिक को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है और सब लोग बड़ी बड़ी उससे मिलते हैं। मिलने के बाद अभिमन्यु सबको घर भेज देता है क्योंकि घर पर नियति और अभिमान अकेले थे और इस वक्त अभियान की जो कंडीशन थी उसमें वह नियति के साथ कुछ भी कर सकता था और यही रिस्क वही फैमिली मेंबर नहीं लेना चाहता था। रेहान अपने बेटे को लेकर रितिका के पास बैठ जाता है और कहता है कैसा लगा माँ बनने की खुशी। रितिका इस खुशी को मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। रेहान तुमने आज मुझे पूरा कर दिया। मन बना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत एहसास है, जी एहसास को मैं जी रही हूँ। थैंक यू सो मच रेहान, मेरी जिंदगी में आकर मेरी जिंदगी को पूरा करने के लिए। सुनीता जी और वीरेंद्र जी हॉस्पिटल में ही रुके हुए थे क्योंकि वह अपनी बेटी को छोड़कर कैसे जा सकते थे। अभिमन्यु भी वहां से सीधा सनम के पास चला जाता है क्योंकि सनम की तबीयत अभी ठीक नहीं थी। सिंघानिया मेंशन में नियति बच्चों को अच्छे से नहलाकर उसे अच्छे से कपड़े पहनकर मालिश करके उसे बेड पर लेट देती है और उसके लिए दूध बनाने लगती है। अभियान सोफे पर बैठा बहुत गौर से नियति के हर एक काम को देख रहा था। वह नियति के किसी भी काम में कोई भी नुकसान नहीं निकल पा रहा था क्योंकि वह नियति को अपनी जिंदगी से भागने का एक मौका सोच रहा था कि कैसे वह पूरे परिवार की नजरों में नियति को बुरा साबित करे और उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर कर दे। लेकिन नियति का हर काम परफेक्ट होता था।
अभियान के फोन पर उसकी सेक्रेटरी का कॉल आने लगता है। वह से बात करके नियति के पास आकर कहता है, देखो नियति, मैं तुमसे शादी सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे के लिए की है, तो तुम इस घर में भले ही नाम के लिए मेरी पत्नी हो, बाहर दुनिया की नजरों में तुम भले ही अभियान सिंघानिया की बीवी हो, मैसेज सिंघानिया हो, लेकिन मेरी जिंदगी में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है। और आप मैं अपने लिए अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए किसी को रख लिया है। वह मुझसे हमेशा से प्यार करती थी, लेकिन आप वह मेरी जरूरत का ख्याल रखेगी तो प्लीज मुझसे दूर रहना। नियति एक नजर अभियान को देखकर कहती है, आपको पता है अभिमान जी, ये दुनिया ऐसी ही है। अगर एक औरत किसी मर्द को धोखा दे देती है ना, तो वह मर्द सारी औरतों को एक ही तराजू में लगता है, लेकिन वह भूल जाता है कि औरत के तराजू में उसकी माँ और उसकी बहन भी आती है। लेकिन इंसान इस चीज को नहीं सोचता। आपने अपनी जरूरत पूरा करने के लिए भले ही किसी को रख लिया हो, आप रख सकते हैं क्योंकि आप एक मर्द हैं ना, तो क्या मैं भी अपनी जरूरत के लिए किसी को रख लूं क्योंकि मैं भी औरत हूं, मेरी भी कुछ जरूरत है। इसे तो यही रहेगा ना कि आप अपनी दुनिया में खुश रहना, मैं मेरी दुनिया में खुश रहूंगी। नियति के मुंह से अपने लिए किसी दूसरे मर्द को रखने वाली बात सुनकर अभिमन्यु का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह नियति के जबड़े को कस के पकड़ के कहता है, औकात मत भूलो, अपनी नाम की ही सही बीवी हो मेरी, और किसी पराया मर्द के पास जाने के बारे में सोचना भी मत। नियति अभियान के हाथ को अपने चेहरे पर से झक देती है और कहती है, आप करो तो कोई बात नहीं, अगर मैं करूं तो मैं सिंघानिया परिवार की बहू हूं, मुझे आपकी इज्जत का मान सम्मान का ख्याल रखना होगा। लेकिन आप अपने मेरी इज्जत और मान सम्मान का ख्याल रखा, नाम की ही सही बीवी हूं आपकी। अगर किसी को पता चलेगा कि एक बीवी के रहते हुए उसका पति बाहर चक्कर चल रहा है, अपनी जरूरत को पूरा कर रहा है, तो क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? अरे इससे तो अच्छा मुझे आप एक नौकर बना कर रख लेते, घर में पत्नी बनाने की क्या जरूरत थी? पहले भी मैं एक विधवा की जिंदगी की रही थी ना, तो एक नौकर की जिंदगी भी जी लेती, लेकिन पत्नी बनाकर यूं नीलाम करना आप जैसे पैसे वालों की फितरत होती होगी सर जी, लेकिन मुझे ऐसी आम लड़की की नहीं। अगर आपको किसी और के साथ रिश्ता रखना है तो आप शौक से रखना, लेकिन फिर मेरे पास आने की आपके सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं जिंदगी में कभी आपको नहीं अपनाऊंगी क्योंकि मुझे दूसरों की चीजों को अपना बनाने का कोई शौक नहीं है। नियति अब को अपनी बाहों में उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है और कमरे में छोड़ जाती है सोते हुए। अब अभियान को क्या उसने काशी की नफरत में इतना गलत बोला? नियति से सही तो कह रही थी, वह औरतों की फितरत में तो उसकी बहन भी आती थी ना, उसकी माँ भी आती थी जिसे मोहब्बत के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन कभी किसी को खुद के पास नहीं आने दिया। अभिमन्यु को अब अपनी सोच और अपनी बातों पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, इसलिए वह जल्दी से तैयार होकर घर से बाहर चला जाता है। उसको बाहर जाते हुए नियति देख रही थी, लेकिन वह कुछ नहीं रहती, लेकिन नियति की आंखों से आंसू की लड़ियां बहने लगते हैं। वह बच्चे को अपने सीने से लगाकर रहती है, मैंने सिर्फ तुम्हारे पापा से प्यार किया है। बच्चे भले ही जबरदस्ती ही सही, उनका मेरे साथ रिश्ता था और आज तो मैं हक से उनकी पत्नी हूँ, लेकिन बेटा मैं उसे प्यार पर अपना हक नहीं जाता सकती क्योंकि तुम्हारे पापा को तो पता ही नहीं है कि तुम मेरे और उनके बेटे हो, काशी के नहीं। और चुपचाप वहां से वापस अपने कमरे में आ जाती है। अभिमन्यु घर वापस आ चुका था। इस वक्त लिविंग हॉल में कोई नहीं था, इसलिए वह सीधा अपने कमरे में चला जाता है। जब वह कमरे में जाकर देखा है तो सनम आईने के सामने खड़ी थी और उसने अपनी फ्रॉक में एक तकिया रख रखा था जिससे उसका पेट बिल्कुल 9 महीने की तरह दिख रहा था। गेट से टेक लगाकर खड़ा अभिमन्यु सनम की हरकत को देख रहा था और उसे हंसी भी आ रही थी। सनम पेट पर हाथ फेर कर कहती है, मुझे भी मन बना है, नियति भाभी के पास भी बच्चे हैं, अब तो रितिका के पास भी बच्चे आ गया, मुझे भी मन बना है, मुझे भी मेरा बेबी चाहिए। लेकिन मैं अभिमन्यु से कहूंगी तो वह फिर से मुझे मेरी तबीयत का बोलने लगेंगे, पता नहीं बच्चे तुम कब मेरी बाहों में आओगे। अभिमन्यु एक गहरी सांस लेकर कमरे में आता है और सनम की तरफ बिना देखे कहता है, सनम तुमने अपनी दवाई ली? जैसे हाय सनम। अभिमन्यु की आवाज संट है, वह जल्दी से अपने पेट से तकिया निकल कर सोफे पर फेंक देती है और कहाती है, हाँ ल ली। अभिमन्यु सनम की तरफ देखकर कहता है, कैल हम डॉक्टर के पास जेंज और उनसे पूछेंज कि अगर आप ठीक हो तो हम बेबी प्लांट कर सकते हैं। जैसे हाय सनम। अभिमन्यु के मुंह से बेबी प्लांट की बात संट है, वह खुश हो जाती है और भागकर अभिमन्यु के साइन से लग जाती है। भले हाय सनम की याददाश्त चली गई थी, लेकिन सनम का प्यार अभिमन्यु के लिए कम नहीं हुआ था। किसी को तो सच्ची मोहब्बत कहते हैं। भले हाय उसकी जहन से वह यादन चली गई थी, लेकिन फिर भी उसके दिल में अभिमन्यु की मोहब्बत जिंदा थी और बच्चे की ख्वाहिश भी, जो याददाश्त जाने से पहले भी थी और याददाश्त जाने के बाद भी है। सनम अभिमन्यु से बंदर की तरह चिपक गई थी। अभिमन्यु ने उसकी कमर को अपनी बाहों में जकड़ लिया था और कहता है, क्या बात है बेटा, गिर जाती ना, अभी चोट लग जाती। सनम अभिमन्यु के ऊपर चढ़ते हुए कहाती है, हम आज हाई से प्लानिंग करें, डॉक्टर को कैल दिखा ल। अभिमन्यु मुस्कुरा कर कहता है, नहीं बच्चे पहले डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर डॉक्टर बोलता है कि तुम फिजिकली ठीक हो तभी हम आगे
बंधेंगे ओके वरना एक मैन और इंतजार करेंगे। सनम मुंह फुलाकर अपना चेहरा इधर उधर करने लगती है। अभिमन्यु सनम के गल पर जोर से बात करता है और सनम की एक तरह निकल जाती है। सनम अपनी आंखों को छोटा छोटा करके अभिमन्यु को देखने लगती है। अभिमन्यु सनम के बालों में अपना हाथ फैंसा कर उसके फोटो पर अपना कब्जा कर लेता है। अभिमन्यु के किस करते हाय सनम पूरी तरीके से बहकाने लगती है और वह भी अपने हाथों को अभिमन्यु के बालों में फांसा लेती है और अपने दोनों पैरों को अभिमन्यु के कमर से टांग लेती है। अभिमन्यु भी आप अपने कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वह खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था लेकिन सनम उसे कंट्रोल होने ही नहीं दे रही थी। सनम धीरे धीरे करके अभिमन्यु की गोद से उतरकर बेड पर जाकर लेट जाती है और वह एक झटके में अपनी फ्रॉक को निकाल कर फेंक देती है। सनम को अपने सामने सिर्फ इन बियर में देखकर अभिमन्यु की सांसें तेज हो जाती हैं और वह मदहोशी में अपने कदमों को सनम की तरह बढ़ा देता है। सनम आराम से बिस्तर पर बैठकर अपने हाथ पीछे करके अपने बचे हुए कपड़ों को भी फेंक देता है और बड़ी अदा से बेड पर लेट जाती है। अभिमन्यु तो सनम के मुंह पास में ऐसा बंदा था कि उसके दिमाग से यह बात आउट हो गई थी कि उसे कल डॉक्टर के पास जाना था। वह सनम को देखते हुए अपने सारे कपड़े निकाल कर फेंक देता है और सनम के ऊपर जाकर ब्लैंकेट से खुद को कर करके सनम के शरीर के हर एक हिस्से को चूमने और काटने लगता है। अभिमन्यु पागलों की तरह सनम के ऊपर टूट पड़ा था। सनम के मौन करने की आवाज उसकी सिसकियां पूरे रूम में गूंज रही थी। चारों तरफ सिर्फ मोहब्बत भरी मोहब्बत थी। अभिमन्यु आप पूरी तरीके से अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका था। वह सनम के होठों को अपने कब्जे में करके सनम के अंदर इंटर हो जाता है। सनम की तो चिल्लाने की आवाज भी बाहर ना आ सकी थी क्योंकि अभिमन्यु ने पहले ही उसके होठों को अपने कब्ज में कर रहा था। थोड़ी देर पहले सनम के चेहरे पर जो दर्द की लकीरें थी अब उसे सुकून की लकीरों में बदल चुकी थी। अभिमन्यु और सनम सुबह के जाने किस शहर तक एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। जब अभिमन्यु सेटिस्फाई हो जाता है तब जाकर उसे याद आता है कि उसने क्या किया और सनम ने उसे क्या कर दिया। वह अपना कंट्रोल कैसे खो गया। विक्की की बातें सुनकर पलक सिर्फ मुस्कुरा कर रह जाती है। सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर चुके थे। विक्की ने भी पलक को कपड़े चेंज करने के लिए बोल दिया था। पलक ने आज अनारकली सूट पहना था, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, हाथों में लाल चूड़ा, पैरों में बस्ती पायल। आज पलक को देखकर सब शौक है। हमेशा लड़कों जैसी रहने वाली पायल सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पलक के नए अवतार को देखकर विक्की बहुत खुश होता है लेकिन वह पलक को बदलना नहीं चाहता था। पलक जैसी थी उसे वैसी ही पसंद थी, तभी वहां करना चाहता है। कारण मृत्युंजय की तरफ देखकर कहता है मैंने अपना सारा सामान पैक कर दिया है तो निकले। तभी उसकी नजर विक्की के पास खड़ी पलक पर जाती है। एक बार फिर तो वह पलक को इस रूप में देखकर बहुत हैरान हो जाता है लेकिन तभी करण की नजर पलक के सिंदूर और मंगलसूत्र पर जाती है। ये देखकर अंदर उसे सदमा लग जाता है। उसने तो सब कुछ कल इसलिए बोल दिया था क्योंकि उसे लगा था कि पलक एक बार फिर उसे मनाने की कोशिश करेगी और मान जाएगा, फिर वह पलक को प्रपोज करेगा। अपने यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। पलक की मांग में सिंदूर किसके नाम पर था, उसने किसी से शादी की, यही सब करण के दिमाग में चल रहा था लेकिन सवाल का जवाब उसके पास नहीं था। वह किसी से पूछ भी नहीं सकता था क्योंकि यह सब कुछ उसका ही तो किया धरा था। करण का दिल पूरी तरीके से टूट चुका था। वही सब लोग मृत्युंजय के प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए निकल जाते हैं। अगली सुबह 10 बजे सब लोग राणा मेंशन के गार्डन में लैंड करते हैं। पूरा परिवार राणा मेंशन नहीं इकट्ठा था, चाहे वह विक्की का परिवार हो और चाहे कुणाल का, सब लोग वही थे। इस पूरे सफर के दौरान करण ने किसी से कोई बात नहीं करी थी। सब लोग बच्चों का स्वागत करते हैं। इस वक्त तीनों फैमिली और सारे बच्चे हाल में बैठे थे। तभी विक्की की माँ उठकर पलक के पास आती है और उसके सिर पर हाथ रख कर कहती है, पलक बेटा मुझे तो आज भी यकीन नहीं आ रहा कि तू मेरी बहू बन गई है। सच में मेरा विक्की बहुत खुश नसीब है जिसे तुम्हारे जैसी पत्नी मिली और मैं तुम्हारी शिद्दत और तुम्हारे रिश्ते निभाने की ललक को भी जानती हूँ। तुम मेरे बेटे को हर को खुशी दोगी जो वह चाहता है या जिसे वह हकदार है। मैं बस तुम दोनों की सुखी जीवन की ही भगवान से प्रार्थना करती हूँ। अब जाकर करण के दिमाग और मन में यह बात फिट हो जाती है कि पलक की शादी विक्की से हुई है। करण विक्की के दिल का हाल बहुत अच्छे से जानता था। आज उसे अपने किए हुए बात पर बहुत पश्चाताप था कि क्यों उसने वह सब उसे वक्त कहा और क्यों पलक ने उसे छोड़कर विक्की से शादी की। पलक आशा जी का हाथ अपने हाथ में पकड़ के रहती है। माँ, परिवार का प्यार मुझे कभी मिला नहीं। जब से होश संभाला कोई अनाथ आश्रम में पाया। उसके बाद जब कॉलेज में गई तो वहाँ मुझे मृत्युंजय, कुणाल, विक्की और करण और अथर्व मिली। इन 5 से मिलने के बाद जाना कि यह जिंदगी इतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैं सोचा करती थी। मृत्युंजय से मैं बिना किसी भाव के जीना सीख लिया क्योंकि मैं जान चुकी थी ये दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है। हमें यहाँ खुद के जीने के लिए खुद ही सब कुछ करना पड़ता है और आज तो मेरे पास एक परिवार है, उसे परिवार का प्यार है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सारे लोग सबसे मिलकर वहां से अपने अपने घर वापस आ चुके थे। श्रिया और रोहन अपने कमरे में चले जाते हैं और मृत्युंजय रिद्धिमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आने के बाद मृत्युंजय सीधा रिद्धिमा को दीवार से लगाकर कहता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पति को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हो या मुझे इग्नोर कर रही हो? क्या प्रॉब्लम है, बता सकती हो ना?
रिद्धिमा मृत्युंजय के गले में अपनी बाहों को डालते हुए कहती है, मैं आपको इग्नोर नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं आपको इग्नोर करना चाहती हूँ, बट इन दोनों इतना सब कुछ हुआ है ना मृत्युंजय, समझ नहीं आता कि क्या करूँ। तरीका आपको इल्जाम लगाना, पालक का विकी से शादी करना, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की जो मैंने की। मृत्युंजय अब सीरियस होकर रिद्धिमा को देख रहा था। मृत्युंजय रिद्धिमा को आराम से सोफे पर बैठता है और कहता है, साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाहती हो। मृत्युंजय, जब आपने परी को अपने ऑफिस से निकाल दिया था तो वह आपके होटल के कमरे में कैसे पहुंचे? उसको कैसे पता चला कि आप उसे टाइम होटल में थे? उसे कैसे पता चला कि आप उसे टाइम अपने कपड़े चेंज करने वॉशरूम गए थे? उसे कैसे पता चला? या तो कोई आपके आसपास का उसे सारी जानकारी दे रहा है या फिर कुछ ऐसा है जो आपको और मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मृत्युंजय रिद्धिमा की बात पर ध्यान से सोते हुए कहता है, इसका तो यही मतलब है कि हमारा कोई आसपास का उसे सारी जानकारी दे रहा है जो चाहता है कि हम अलग हो जाएं। वहीं दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक आदमी दीवार के सहारे खड़ा एक तस्वीर पर अपने हाथ घुमा रहा था और कहता है, बेबी डॉल, तुम ये बहुत बुरा किया, तुम्हें किसी और से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम देखो मैं कैसे उसे तुम्हारी जिंदगी से बाहर करता हूँ और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा और तुम्हारा वह पति कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे कभी पता ही नहीं चलेगा उसका दुश्मन कौन है और मैं उसकी नाक के नीचे से उसकी पत्नी को गायब कर दूंगा। और वह सनकियों की तरह हंस रहा था। वही वह तस्वीर बहुत खूबसूरत थी जिसमें उस लड़की ने एक ब्लैक कलर की साड़ी पहन रखी थी और वह लड़की हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसके लाल चेरी जैसे लव उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। वह लड़का उसे तस्वीर में उसे लड़की के लैबन को चूमने लगता है और कहता है, जिस दिन तुम मेरे पास आ जाओगी ना बेबी डॉल, दुनिया के कोई ताकत तुम्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती, चाहे मुझे तुम्हें अपने पास रखने के लिए कितने ही लोगों की जान क्यों ना लेनी पड़े। लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा क्योंकि इस बार मैं मृत्युंजय राणा को हरा कर रहूंगा। मृत्युंजय राणा अपनी फैमिली के साथ इंडिया आ चुका है। वह लड़का घूमकर अपने पीछे खड़े लड़के की गर्दन को पकड़ लेता है और कहता है, मेरी बेबी डॉल को उसका परिवार कहने की गलती दोबारा मत करना, वरना मैं तुम्हारा वह हाल करूंगा कि तुम्हारा परिवार तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। थोड़ी देर में वह लड़का उसे लड़के के चेहरे को पकड़कर कहता है, मैं तुमसे कितनी बार बोला है ऐसी कोई बात मत बोला करो कि मुझे गुस्सा आए, तुम जानते हो ना मेरा गुस्सा बहुत खराब है और तुम तो मेरे छोटे भाई हो, मैं अपने छोटे भाई को मार नहीं सकता ना, तो आगे से ध्यान रखना। और हाँ, वह तुम्हारी भाभी है तो उसकी भाभी खाने की आदत डालो, ठीक? वह लड़का हाँ मैं अपनी गर्दन हिला देता है। वह उसके चेहरे से अपने हाथ उठाकर कहता है, अब जाओ और हाँ माँ को बोलना तैयारी करे, बहुत जल्द उनकी बहू आने वाली है। वह लड़का कमरे से बाहर निकल जाता है और कहता है, पता नहीं अब ये सनकी पागल उसे लड़की के साथ क्या करेगा, और अफसोस में एक गहरी सांस लेकर वहां से चला जाता है क्योंकि वह जानता था वह इस पागल का कुछ नहीं कर सकता है। मृत्युंजय रिद्धिमा को अपने सीने से लगाकर कहता है, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना और मैं सब पता कर लूंगा कि परी को वह सब कुछ कैसे पता चला, क्या हुआ क्या नहीं, तुम टेंशन मत लो और खुद का ख्याल रखो। ओके बोलकर अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम में वह अपने सारे कपड़ों को निकाल कर जैसे ही शावर ऑन करने जाती है वैसे उसकी एक जोरदार चीज निकल जाती है। उसकी चीख इतनी भयंकर थी कि बाहर बैठा मृत्युंजय हड़बड़ा जाता है। वह जल्दी से वॉशरूम के गेट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वॉशरूम का गेट अंदर से बंद था। तभी वह जल्दी से फिंगरप्रिंट लगाकर वॉशरूम का गेट खोल देता है। वह देखता है रिद्धिमा दीवार से चिपकी हुई थी और इस वक्त उसने कोई भी कपड़ा नहीं पहना था और उसकी नजरें एक जगह जाकर टिक जाती है। मृत्युंजय जब रिद्धिमा की नजरों का पीछा करता है तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान की जाती है। वह रिद्धिमा के पास दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है और कहता है, बीवी तुम्हें कॉकरोच से डर गई यार तुमने, मतलब मुझे लगा कोई शेर आ गया क्या, लेकिन तुम्हें कॉकरोच से डर गई, रियली तुम मृत्युंजय राणा की बीवी हो यार और कॉकरोच डर गई। मृत्युंजय को खुद का मजाक बनता देख रिद्धिमा धक्का मार दी है और मृत्युंजय का पैर स्लिप हो जाता है और वह गलती से रिद्धिमा का हाथ पकड़ लेता है। दोनों ही जोर की आवाज के साथ फर्श पर गिरते हैं। जहां मृत्युंजय रिद्धिमा के नीचे था वहीं रिद्धिमा का शरीर मृत्युंजय के शरीर से टच हो रहा था और मृत्युंजय की आंखें एक सुकून से बंद हो जाती है। जब रिद्धिमा मृत्युंजय के ऊपर से हटाने की कोशिश करती है तो वह पानी की वजह से फिर से स्लिप होकर मृत्युंजय के ऊपर गिर जाती है। मृत्युंजय एक झटके में पलता है और आप रिद्धिमा मृत्युंजय के नीचे थी और मृत्युंजय रिद्धिमा के ऊपर। मृत्युंजय अपनी डी वॉइस में रिद्धिमा के कान में कहता है, बीवी तुमने मुझे सिड्यूस किया है, अब उसका भुगतान तो तुम्हें करना पड़ेगा। इसी के साथ मृत्युंजय एक झटके में रिद्धिमा के लिबों को अपने लिबों की कैद में कर लेता है। अब जाकर रिद्धिमा को अपनी हालत का एहसास होता है। अब उसे खुद से ही शर्म आ रही थी। मृत्युंजय के हाथ रिद्धिमा की पूरी बॉडी पर घूम रहे थे और उसके होंठ रिद्धिमा के होठों को शिद्दत से चूम रहे थे। धीरे धीरे मृत्युंजय की कैसे बहुत ज्यादा डीप हो जाती है और वह अपनी टांग को दिमाग के मुंह में को घूमने लगता है। रिद्धिमा भी अब पूरी तरीके से मृत्युंजय के काबू में आ चुकी थी। अब वह भी मृत्युंजय का पूरा पूरा साथ दे रही थी।
रिद्धिमा के हाथ मृत्युंजय की शर्ट के बटन को खोलना लगते हैं और वह किस करते ही करते मृत्युंजय की शर्ट को उसके शरीर से अलग कर देती है। तकरीबन 20 मिनट बाद जब रिद्धिमा को सांस लेने में दिक्कत होती है तब जाकर मृत्युंजय उसके होठों को रहा करता है और उसकी गर्दन को काटने लगता है। अब रिद्धिमा मछली की तरह फर्श पर लेटी तड़प रही थी। मृत्युंजय एक झटके में उठकर खड़ा होता है और अपनी पेंट का बटन खोलकर उसे अपने शरीर से निकाल कर फेंक देता है और अपने बचे हुए कपड़े भी निकाल देता है। वह दोनों बाथरूम में एक दूसरे की तरफ कातिल निगाहों से देख रहे थे और मृत्युंजय एक झपट्टे में रिद्धिमा के ऊपर आ जाता है और फिर से उसके शरीर के साथ खिलवाड़ करने लगता है। काफी देर अब जब रिद्धिमा से बर्दाश्त नहीं होता तो वह मृत्युंजय के होठों को काट लेती है। मृत्युंजय अपना सर उठाकर रिद्धिमा की तरफ देखा है और कहता है जंगली बिल्ली, और एक झटके में रिद्धिमा में समा जाता है। रिद्धिमा को दर्द तो होता है लेकिन मृत्युंजय ने उसके होठों को अभी भी अपने कब्जे में कर रखा था, इसलिए उसकी आवाज उसके मुंह में ही दबकर रह गई थी। मृत्युंजय की स्पीड वक्त के साथ बढ़ती जा रही थी। आज मृत्युंजय के जंगली पान को देखकर रिद्धिमा हैरान थी, क्योंकि वह कभी भी रिद्धिमा के साथ इतना वाइल्ड नहीं होता था जितना वह आज था। आज उसने रिद्धिमा के शरीर को बुरी तरीके से तोड़ कर रख दिया था। रिद्धिमा अब मृत्युंजय को जेल नहीं पा रही थी, लेकिन मृत्युंजय जैसे आज उसके ऊपर तो कोई सनक सवार हो गई थी। वह रिद्धिमा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जितना अपनी धीमी आवाज में रहती है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है मृत्युंजय रिद्धिमा के ऊपर से उठकर खड़ा हो जाता है। रिद्धिमा गहरी सांस लेती है और मृत्युंजय रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर लाकर लेट देता है। रिद्धिमा को लगता है क्या वह उसे छोड़ देगा, लेकिन यह उसकी गलतफहमी थी। मृत्युंजय एक झटके में फिर रिद्धिमा के ऊपर आ जाता है। आज ना उसने खुद के ऊपर ब्लैंकेट डाला था और ना ही कमरे की लाइट ऑफ की थी। आज वह पूरी तरीके से रिद्धिमा को देखा और हासिल कर रहा था। मृत्युंजय के दिल में एक बेचैनी थी। यह किस चीज की बेचैनी थी उसे समझ नहीं आ रहा था। रिद्धिमा की मदहोश कर देने वाली आवाज मृत्युंजय को और पागल बना रही थी। आज मृत्युंजय इतना वाइल्ड था कितना भी। अब मृत्युंजय के स्टेमिना को देखकर परेशान हो चुकी थी। रिद्धिमा तो जाने कब नींद के आगोश में चली गई थी, लेकिन हमारे मृत्युंजय बाबू अभी भी लगे हुए थे। जब जाकर मृत्युंजय सेटिस्फाइड होता है और खुद को हल्का और रिलीफ महसूस करता है, तब जाकर वह रिद्धिमा के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है। वह जानता था आज उसकी वाइल्डनेस ने रिद्धिमा को दर्द दिया है, लेकिन वह उसका ख्याल रख लेगा। लेकिन वह रिद्धिमा को खुद से दूर कभी नहीं जाने देगा। मृत्युंजय उठकर वॉशरूम जाता है और शॉवर लेकर बाहर आता है। फिर वह कवर से एक लोअर निकाल कर पहन लेता है। फिर वह रिद्धिमा को अपनी बाहों में उठाकर वॉशरूम में चला जाता है। वह बत्तख को गर्म पानी से भर कर आया था। गर्म पानी में रिद्धिमा को आराम से बिता देता है। रिद्धिमा इतनी गहरी नींद में थी, यह इतना थक चुकी थी कि उसकी बॉडी अपने आप से हल भी नहीं रही थी। मृत्युंजय कमरे में जाकर बेडशीट हटाकर दूसरी बेडशीट बिछा देता है और अच्छे से पूरा कमरा साफ करके रिद्धिमा के पास आकर उसे अच्छे से नहलाता है। रिद्धिमा को अच्छे से साफ करके उसे वह एक लॉन्ग शर्ट पहना देता है और आराम से बेड पर सुलाकर ब्लैंकेट से कर देता है। उसके फोरहेड को चुनकर कहता है, सॉरी जान, आज मैं कुछ ज्यादा ही बल हो गया। फिर वह एक ऑइंटमेंट लाकर रिद्धिमा के प्राइवेट पार्ट पर लगा देता है, जिससे जब रिद्धिमा उठे तो उसे दर्द ना हो, और वह पेन कलर भी खिला देता है जिससे कि सुबह रिद्धिमा से नाराज ना हो जाए। अपने कमरे में लाकर अपने बेड पर लेटकर अच्छे से ब्लैंकेट से कर देता है और खुद भी वही अनिका के बगल में एक डिस्टेंस बनाकर लेट जाता है, क्योंकि वह शादी से पहले अनिका को एम्ब्रेस नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर बाद अनिका को देख रहने के बाद वह कमरे से निकलकर अपने जिम एरिया में चला जाता है। अगली सुबह 6 बजे जमानिका की नींद खुलती है तो वह खुद को एक अनजान कमरे में प्रकार हैरान रह जाती है। वह जल्दी से उठकर बैठ जाती है और पैनिक करने लगती है। तभी अनिका की नज़र सामने दीवार पर लगी अक्षय की फोटो पर जाती है। अब जाकर उनका कुछ समझ आया था कि वह अक्षय के कमरे में है, ना कि कहीं और। वह तसल्ली से बैठकर अक्षय की फोटो को देखने लगती है, लेकिन फिर अपना सर झटक कर कमरे से बाहर निकल जाती है। जब अक्षय कमरे में आता है तो कमरे में इस वक्त कोई नहीं था, तो अक्षर समझ जाता है अनिका कमरे से जा चुकी है। 8 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी वहां माया जाती है। माया को देखकर किसी को कोई खास ज्यादा खुशी नहीं होती, क्योंकि सब लोगों को माया बिल्कुल पसंद नहीं थी। वही माया अक्षय के करीब बैठने लगते हैं तो अक्षय तुरंत ही वहां से उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ की तरफ देखकर कहता है, माँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, आज मेरी एक जरूरी मीटिंग है। कोमल जी हाँ कह देती है और तुरंत ही अक्षय वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। माया दांत पीस कर रह जाती है, क्योंकि वह अभी कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन आज रात के लिए उसने बहुत कुछ सोच रखा था। और अक्षय को पूरा दिन ऑफिस में बीत जाता है। आज उन दोनों के बीच कोई खास ज्यादा बात नहीं हुई थी, क्योंकि अक्षय को भी आज बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए वह ज्यादातर अपनी मीटिंग में बिजी रहा था और उनका
अपने ऑफिस में, क्योंकि अक्षय अनिका को किसी भी मीटिंग में अपने साथ नहीं ले गया था कि कहीं समय का कोई आदमी अनिका को देख न ले या पहचान न ले। शाम को 9 बजे अक्षय और आनिका अलग अलग घर पहुंचते हैं तो सब लोग हाल में बैठे हुए थे। सबको देखकर अक्षय कहता है, आज आप सब लोग यहाँ खाना नहीं खाया किसी ने। सब लोग अक्षय की तरफ देखकर कहते हैं कि वह लोग खाना खा चुके हैं, आप सिर्फ खाना अनिका और अक्षय को खाना है। तभी माया जाकर रहती है, मैं भी नहीं खाया, मैं भी आप दोनों के साथ खाऊंगी। कोई कुछ नहीं कहता क्योंकि सब लोग जानते थे माया हमेशा अक्षय के करीब रहने के लिए यही सब करती थी, इसीलिए किसी को भी माया की बात पर डाउट नहीं हुआ था। खाना खाने के बाद अक्षय और उनका अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अक्षय जैसे ही अपने कमरे में आता है उसकी बॉडी में मूवमेंट होने लगती है और वह अपना सर पकड़कर कहता है, घर में मुझे किसने ड्रग्स दिया। तभी उसे माया का ख्याल आता है और वह समझ जाता है कि उसे ड्रग्स देने वाली माया है, लेकिन वह अभी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी। तभी माया अक्षय के कमरे में आ जाती है। माया जबरदस्ती अक्षय के करीब होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अक्षय माया को अपने करीब नहीं आने दे रहा था। लेकिन अक्षय तभी बेहोश होकर अपने बेड पर गिर जाता है। माया एक कुटिल मुस्कान के साथ अपने सारे कपड़ों को उतार कर अक्षय के बगल से लेट जाती है और वह अक्षय के कपड़ों को भी उसके शरीर से अलग कर देती है। ऐसा लग रहा था कि अक्षय और माया के बीच बहुत कुछ हुआ है। आज सुबह पूरे घर में हंगामा मचा हुआ था क्योंकि अक्षय और माया को उसे हालत में घर के सब लोगों ने देख लिया था। अब सब लोग हाल में इकट्ठे थे। अनिका भी एक तरफ खड़ी हुई थी, उसने अभी तक एक शब्द नहीं बोला था। अक्षय अपना सर नीचे करके खड़ा था। तभी दादाजी अपनी कड़क आवाज में अक्षय से कहते हैं, जब तुम्हारे और माया के बीच ये रिलेशन हो गया है तो अब तुम्हें माया की जिम्मेदारी उठानी होगी, तुम्हें माया से शादी करनी होगी। अक्षय नाम आंखों से अपनी माँ की तरफ देखा है तो वह भी कुछ नहीं कर पाती। अक्षय सबकी तरफ देखा है, आज अपने लिए सबकी आंखों में सवाल देकर अक्षय का दिल टूट जाता है। वह अपनी गर्दन हिलाकर कहता है, ठीक है मैं करूंगा माया से शादी। दादाजी माया की तरफ देखकर कहते हैं, 1 हफ्ते में तुम्हारी और अक्षय की शादी होगी तो तैयारी शुरू कर दो। और वहां से उठकर अपने कमरे में चले जाते हैं क्योंकि आज उन्हें भी दुख हो रहा था कि उनके बेटे का प्यार उनसे दूर हो गया था, लेकिन वह क्या कर सकते हैं, गलती तो उनके पोते से हुई थी और उसे गलती के लिए वह किसी दूसरी लड़की की जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकते थे। अक्षय वहां से चुपचाप घर से बाहर चला जाता है क्योंकि अब उसका यहाँ रुकना उसे एक सजा मौत जैसा लग रहा था। वही अक्षय के जाते ही अनिका सबकी तरफ देखकर कहती है, मैं भी चलती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। अनिका भी वहां से चली जाती है। अक्षय बहुत तेज रफ्तार में अपनी गाड़ी चला रहा था। उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि वह अपनी अनिका के अलावा किसी दूसरी लड़की के साथ यह सब कैसे कर सकता है। उसका अपने आप पर कंट्रोल बहुत अच्छा था, इसका मतलब उससे जो कुछ भी दिया गया वह घर में ही दिया गया था। अक्षय आज बहुत गुस्से में ऑफिस पहुंचता है। उसने आज पूरे ऑफिस में तहलका मचा रखा था, जाने कितने लोगों को तो फायर कर चुका था। तब उसके गुस्से से डर रहे थे, कोई भी उसके करीब जाने की कोशिश नहीं कर रहा था। आज सुबह से अक्षय ने एक बार भी अनिका को अपने ऑफिस में नहीं बुलाया था। अक्षय अनिका से नजर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए वह से अपने सामने भी नहीं आने दे रहा था। अक्षय के दिल में इतना दर्द था कि वह रोना चाहता था, सीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। वही आज पूरा ऑफिस उसके गुस्से का शिकार हो चुका था। अक्षय अभी भी ऑफिस में काम कर रहा था, पूरा ऑफिस खाली हो चुका था, कोई भी वहां नहीं था, लेकिन अक्षय अभी भी काम में लगा हुआ था। अनिका भी वापस अपने घर जा चुकी थी क्योंकि अब उसका राजपूत मेंशन जाने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वहां पर इस वक्त जो हालात थे उसे वहां से दूर रहना ही ठीक लगा। रात के 12 बजे अक्षय का पीए उसके पास आता है और कहता है, सर 12 बजे बज गए हैं, आपके घर जाना चाहिए। अक्षय उसकी तरफ देखकर कहता है, कौन सा घर, जिस घर में मैं अपनी मोहब्बत को लाना चाहता था अब उसे घर में मुझे उसे पागल लड़की को लाना पड़ेगा। मैं जिसे अपनी बीवी बनाना चाहता था अब उसे भूल कर किसी और को अपनाना पड़ेगा। मुझे वह घर नहीं जाना है, मुझे मेंशन ल चलो। अक्षय वहां से अपने मेंशन के लिए निकल जाता है। घर पर सब लोग अक्षय के आने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन लोगों ने सोचा था कि वह शाम को अक्षय और माया के रोक की रस्म करेंगे, लेकिन अक्षय तो घर वापस आया ही नहीं था। अक्षय का फोन स्विच ऑफ ही आ रहा था, जो अक्षय ने घर से बाहर निकलते ही गुस्से में तोड़ दिया था। उसके बाद उसमें कोई फोन नहीं लिया था। माया अपने कमरे में बैठी अपनी जीत पर बहुत खुश हो रही थी। कोमल जी के आंसू हमने का नाम नहीं दे रहे थे। उनका बेटा कितना खुश था कल तक, और एक रात में उनके बेटे से उनकी सारी खुशी मिली थी। वह अपने बेटे के पास भी नहीं जा रही थी क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह अक्षय के पास जाएंगे, अक्षय अपना काम अपनी माँ से जरूर बातें कर, फिर वह अपने बेटे को इस हालत में नहीं देख सकती थी और वह माया के साथ भी कुछ गलत नहीं कर सकती थी। माया एक लड़की थी और उसकी इज्जत की बात थी, इसीलिए इस बार उन्होंने अपने बेटे का नहीं बल्कि माया का साथ दिया था।
देखते ही देखते एक अच्छा बीत जाता है। इस हफ्ते में अक्षय एक बार भी वापस राजपूत मेंशन नहीं आया था, लेकिन घर में शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। हल्दी, मेहंदी, संगीत, हर रस्म हो चुकी थी। सबको पता चल चुका था कि अक्षय राजपूत की शादी माया मित्तल से हो रही थी। चारों तरफ मीडिया में ये खबर फैल चुकी थी। आज शादी थी, लेकिन अभी तक अक्षय वापस नहीं आया था। तभी दादाजी अक्षय के का को कॉल करके उन्हें धमकी देते हैं कि अक्षय शादी में नहीं आए तो उसका रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए राजपूत खानदान से खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने जो गलती की है उसे गलती का पास है तो उसे करना पड़ेगा। अक्षय अपने दादाजी की सारी बातें सुन रहा था। अब वह अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और वहां से उठकर निकल जाता है। मुझे घर पहुंचता है तब तक शादी की सारी तैयारियां हो चुकी थी। माया को मंडप में बैठा दिया गया था। अक्षय बिना किसी की तरफ देखे, बिना किसी से कोई बात किए सीधे अपने कमरे में चला जाता है और वहां से तैयार होकर बाहर आता है। कोमल जी नम से अपने बेटे को देख रही थी। आज उनके बेटे के चेहरे पर कोई भी भावनाएं नहीं थी, कोई भी फीलिंग्स नहीं थी। ना वह किसी से मिला था, ना उसने किसी से बात की, क्योंकि उसका दिल टूट चुका था। उसे उसकी मोहब्बत से दूर कर दिया गया था और यह बात अक्षय के लिए बहुत बड़ी थी। वहीं वह चुपचाप जाकर मंडप में बैठ जाता है। माया घूंघट लिए मंडप में बैठी थी। वरमाला हो जाती है तेरे हर एक फेरे के साथ। अक्षय कातिल तड़प रहा था, क्योंकि हर फेरे के साथ वह अपनी मोहब्बत, अपनी अनिका से दूर जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म होती जा रही थी। सात तेरे पूरे होते होते अक्षय के पर लड़खड़ाने लगते हैं। घर वाले अक्षय की हालत को बहुत अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन वह लोग भी कुछ नहीं कहते। अक्षय बैठ जाता है। दुल्हन की मांग में सिंदूर भरी है, मंगलसूत्र पहनाए। शादी संपन्न होते ही अक्षय मंडप से खड़ा हो जाता है और उसे गठबंधन को वहीं छोड़कर वह दादाजी के सामने आकर कहता है, आपने बोला था कि मुझे माया से शादी करनी होगी। मैं कर ली माया से शादी, लेकिन मैं उसे अपनी पत्नी नहीं मानता, इसलिए आज मैं उसे यही छोड़कर जा रहा हूँ। और आज के बाद मैं पलट कर कभी इस घर में नहीं आऊंगा, क्योंकि इस घर में कातिल है सब मेरे प्यार के, मेरी भावनाओं के। आज आप लोगों ने मुझे एक ऐसा इंसान बना दिया है जिसे मोहब्बत की किसी से और शादी की किसी से मैं नहीं जानता कि उसे रात माया मेरे कमरे में कैसे आए, या मैंने उसे रात में आया के साथ क्या किया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं माया के साथ उसे रात कुछ नहीं किया था। आपकी जिद और गुरूर में मैं आज अपना सब कुछ खो दिया, सब कुछ। तब की लड़की भी अपना सब कुछ होगी, तड़पेगी, होगी, गिड़गिड़ागी, लेकिन कभी से पत्नी होने का दर्जा नहीं मिलेगा। माया राजपूत खानदान की बहू तो हो सकती है, लेकिन अक्षय राजपूत की बीवी नहीं। अब तो मैं अनिका के सामने जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर यह भी नहीं बोल सकता कि मैं उससे प्यार करता हूं, क्योंकि उसकी नजर में अपने एक शादीशुदा इंसान हूं और यह सब कुछ गलत होगा। मैं अनिका से तो दूर हो जाऊंगा दादाजी, लेकिन मैं अपनी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा। अब आप लोग तड़पोगे अपने बेटे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट देखने के लिए, आप लोग तड़पोगे अपने बेटे की शक्ल देखने के लिए। वह बिना कुछ कहे अपने चेहरे को वही फेंक कर चला जाता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह किसी पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है। हाल में एक आवाज पूछता है, ये शादी नहीं हो सकती। सब लोग उसे तरफ देखते हैं तो वहां माया खड़ी थी, जिसने इस वक्त दुल्हन का जोड़ा पहना था, लेकिन मंडप में जो लड़की बैठी थी वह माया नहीं थी। ये देखकर घर वाले परेशान हो जाते हैं। तभी कमल जी आगे आता है और कहती है, यह शादी हो चुकी है माया, और तुम कहाँ थी। माया चारों तरफ देखकर कहती है, शादी नहीं हो सकती, मेरे साथ धोखा हुआ है। मैंने इतनी मुश्किल से तो अक्षय को अपने जाल में फंसाया था, वह किसी और से शादी कैसे कर सकता है। खुशी मंडप पर जाकर दुल्हन का घूंघट उठा देती है। घूंघट में खड़ी लड़की को देखकर सब लोग परेशान और हैरान दोनों थे। तभी अनिका मंडप से निकाल कर बाहर आती है और माया के सामने खड़े होकर कहती है, शादी तो हो चुकी है माया, और तुम कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अक्षय पहले भी यह अनिका का था और आज भी अनिका का है और हमेशा अनिका का ही रहेगा। लेकिन तुम्हारा प्लान तो फ्लॉप हो गया। तुमने अक्षय को ड्रग्स दिया, लेकिन उसने तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं बनाया, क्योंकि वह अपनी बातें का पक्का था कि वह अपनी अनिका के अलावा कभी किसी को हाथ नहीं लगाएगी। और देखो, तुम जीत कर बिहार के और मैं हार कर भी जीत गई। सब लोग हैरानी से माया और अनिका को देख रहे थे, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी अनिका सामने प्रोजेक्टर पर एक वीडियो चला देता है। वहां खड़ा हर एक मेहमान उसे वीडियो को देख रहा था, जिस वीडियो में माया अक्षय के खाने में ड्रग्स मिलती है। उसके बाद खुद ही उसके कमरे में जाती है, खुद ही अपने कपड़े निकालती है और खुद ही अक्षय के कपड़े निकालती है और खुद ही उसके बगल में जाकर लेट जाती है। अपने चेहरे पर निशान भी वह खुद ही बनती है। ये सब कुछ देखकर माया हैरान रह जाती है और कहती है, ये फेक है, ये सब झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। माया के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, हर बार एक मर्द गलत नहीं होता माया, कभी कभी औरत भी गलत होती है, और इस बार तुम गलत थी। तुमने ये सब कुछ अक्षय को पाने के लिए किया था। अक्षय से प्यार नहीं करती थी तुम, बल्कि अक्षय का स्टेटस चाहिए था तुम्हें। अपने नाम के पीछे अक्षय राजपूत नाम चाहिए था तुम्हें। अगर तुम्हें अक्षय से मोहब्बत होती ना, तो तुम इतना घटिया प्लान बनाकर उसे बदनाम ना करती, बल्कि उसकी खुशी के लिए उससे अलग हो जाती है, उसे दूर चली जाती। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।